चलिए सबसे पहले लास्ट लेक्चर की डीपीपी डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अलग अलग जगह के वेट दे रखे हैं कि उनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो इतना लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अर्थ की सरफेस पे मैक्सिमम रहती है जी की वैल्यू, तो वेट भी मैक्सिमम होगा। जैसे हम सरफेस से ऊपर जाएंगे वेट घटता है, और जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो भी वेट घटता है। तो सरफेस के ऊपर मैक्सिमम वेट रहेगा W2, सबसे मैक्स आएगी, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। अब बी ऑप्शन है कि अर्थ की सरफेस से मून पर हम कोई ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, तो वेट बताओ क्या होगा। जैसे ये अर्थ मानो और यहाँ पर मून मानो, तो इन दोनों के बीच में एक नल पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। सपोज इस पी पॉइंट के ऊपर जी की वैल्यू 0 होगी। नेट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जैसे हमने कैलकुलेट की थी, तो वैसे ही हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, तो ई जी की वैल्यू हमारी 0 होगी यहाँ पर। तो यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट जाएगा तो वेट इसका डिक्रीज होता जाएगा, यहाँ पर एक वेटलेसनेस की कंडीशन आएगी। फिर यह मून के ग्रेविटेशन के अंदर जा रहा है ना, मून का एक ग्रेविटेशनल इफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर वेट इसका इंक्रीज होता जाएगा और फिर यहाँ पर मैक्स हो जाएगा। यानी पहले तो घट रहा है, बाद फिर 0 हो रहा है और फिर बाद में बढ़ना स्टार्ट हो रहा है इसका वेट। तो इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, यानी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन हमें फॉर्मूला ही पूछ रखा है। फोर्थ क्वेश्चन, कितनी हाइट ऊपर जाए कि एक्सेलेरेशन हमारा हाफ हो जाए। तो हाफ के लिए एक न्यूमेरिकल भी किया था, उसमें आप वैल्यू पुट करके देख लेना। आर ई की वैल्यू 6400 किलोमीटर, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में हमने ड्राइव कर दिया था कि डेप्थ इज इक्वल टू डबल ऑफ हाइट होगा, तब जाकर वैल्यू सेम रहती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फॉर्मूला है हमारा, वैल्यू 1/4 हो जाए जी की, तो हाइट बतानी है, यानी g/4 इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस h/r/e का होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर को कट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस h/r/e इज इक्वल टू 2 आएगा ना। तो यानी h/r/e इज इक्वल टू 1 आ गया, h इज इक्वल टू r/e, यानी रेडियस ऑफ अर्थ जितनी हाइट पे जाएंगे तो वैल्यू हमारे जी की 1/4 हो जाएगी। ये वैसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था, तो ये आंसर हो गया। अब कह रहा है कि एक बॉडी का वेट 72 न्यूटन है, कितनी इसकी हाइट दे रखी कि r/2 हाइट पे चले जाएंगे तो वेट हमारा कितना होगा। तो r/2 हाइट पे हम GH कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना होगा r/2 हाइट का GH, तो वह वैल्यू यहाँ पर इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास नया वेट आ जाएगा। जस्ट फॉर्मूले में ही पुट करनी है वैल्यू। 9th थ्योरेटिकल है, 10th हमारा आसानी है, 11th 12th। रेडियस ऑफ अर्थ इज r एंड एट डेप्थ r/2 बिलो द अर्थ सरफेस एंड हाइट r/2 अबव द ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन इज ग्रेटर, यानी r/2 अगर नीचे चले जाएं, r/2 ऊपर चले जाएं, तो हमारे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, यानी किसकी ज़्यादा होगी। तो GH की वैल्यू हम निकाल लेंगे, G डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 बच जाएगा, क्योंकि H की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, RE/2 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 1/2 बच जाएगा इसका होल स्क्वायर, यानी ये 3/2 4/9 G आ जाएगा। अगर G डेप्थ की बात करें तो G इंटू 1 माइनस D की वैल्यू RE/2 इंटू RE, तो ये आ जाएगा G/2। तो हाइट के ऊपर वैल्यू कम है और डेप्थ के ऊपर वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी 0.5 G आ रही है, और ये वैल्यू अगर नीचे 8 होता तो हमारी 0.5 आती है, वेट से तो बड़ा है ना, तो लेस देन 0.5 आएगी। तो G एट डेप्थ इज ग्रेटर देन G एट हाइट, तो ये हमारी रिलेशन आ गई इसकी। नेक्स्ट भी फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी सेंटर के ऊपर 0 होता है। 17th भी फॉर्मूला, 18th जो हमारा G आया है उसके साथ अगर हम M की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा हमारा। अर्थ अगर सडनली रोटेट करना बंद कर देगा तो क्या होगा, वैल्यू जैसे हमने रोटेशनल इफेक्ट के कारण G की वैल्यू निकाली थी कि G लैम्डा इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। अब अगर पोल की बात की जाए तो ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाती है, तो चाहे रुके चाहे ना रुके अर्थ, वैल्यू हमारी G ही रहेगी।
अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि पोल को छोड़कर कोई एक अनदर पॉइंट की बात करें जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू 90 न हो। उस केस के अंदर जी की वैल्यू अगर ये रोटेट करना बंद कर देगी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, जी के बराबर हो जाएगी। अगर रोटेट करना बंद नहीं कर रही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू घटेगी, यानी जी की वैल्यू रोटेशन के साथ तो कम होती है, रोटेशन बंद हो जाए हमारी तो जी की वैल्यू बढ़ती है। तो आंसर हमारा इंक्रीजिंग होगा। तो ये हमारा एक फास्ट डिस्कशन था। अगर कोई न्यूमेरिकल फिर भी आपके समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप दोबारा से पूछ भी सकते हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से एक ऑब्जेक्ट को किसी एक डिस्टेंस पे ला के रखेंगे तो उसके कारण हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। जैसे ये अर्थ है जिसकी रेडियस RE है और ये इसका सेंटर हो गया। हम इनफाइनाइट से एक m मास को लाकर किसी एक पॉइंट पे रख रहे हैं। सपोज करो हम अर्थ के सरफेस पे ही रख रहे हैं, इस m मास को यहाँ पर ला के रख रहे हैं। तो इसके लिए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है। तो हमारा जो वर्क डन होगा वही इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही सेम टू सेम कैलकुलेशन चलेगी। उसी टाइप से हम सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट dr मानेंगे और इस पार्ट का हम वर्क डन निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, नेट वर्क डन आएगा, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सेम टू सेम वही सारी की सारी कैलकुलेशन ही चलेगी। तो इस पॉइंट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स था ना, r डिस्टेंस वाले पॉइंट के ऊपर लगने वाला फोर्स, ये बहुत माइन्यूट सी डिस्टेंस है dr, मैंने तो फिर भी काफ़ी जूम करके दिखा रखी है, यानी इस डिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r है। तो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा F की वैल्यू आएगी G_me मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्केयर। और डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन हमारी ये होगी, यानी इस पॉइंट से ओरिजिन की तरफ हो। ये पॉइंट कोई भी एक P मान लेते हैं कि P से O की तरफ हमारी डायरेक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, ds जो डिस्प्लेसमेंट होगी, हम dr मान रहे हैं, dr हो गया। और dr की डायरेक्शन कौन सी, हम डिस्प्लेसमेंट भी तो अर्थ की डायरेक्शन में ही कर रहे हैं ना, तो P से O की डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हुई। फिर हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कि dw किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो डॉट प्रोडक्ट सिंपल वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन आएगी कि G_me डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू dr, ये हमारे dw की वैल्यू हुई। अब अगर हम नेट वर्क डन की बात करेंगे तो r इनफाइनाइट से RE पर आ रहे हैं ना हम, तो इनफाइनाइट से RE की हमने लिमिट लगा दी। G_me तो बाहर आ गया कॉमन, और 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वह 1 माइनस 1/r होगा इनफाइनाइट से RE। G_me हम माइनस बाहर ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो। तो 1/RE माइनस 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये वैल्यू हमारी नेगलेक्ट हो जाएगी, तो 1/RE बच जाएगा। तो हमारा जो वर्क डन आया वह माइनस का G_me डिवाइडेड बाय RE के बराबर आया। और यही वर्क डन हमारा यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। वैसे तो वहाँ पर हमने थोड़ी सी बात को घुमा फिरा के लिखा था, लास्ट में मैंने समझाया था, इतनी डिटेल में हम यहाँ नहीं जा रहे, जस्ट कंपेरेटिवली हमारी स्टडी चल रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का G_me डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होगी।
यानी अर्थ के सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को लाके रखे तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वह अट्रैक्टिव नेचर का था, इसीलिए हमारा रिजल्ट यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी माइनस का Gmm/r² होता है। जैसे स्प्रिंग के अंदर अपोजिट फोर्स होता है, हमने वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज के लिए भी अपोजिट फोर्स निकाला था, तो वो कैलकुलेशन अलग थी। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसीलिए हमारा नेगेटिव साइन आया है। तो पोटेंशियल एनर्जी आई हमारी Gmem/REI। अगर हम अब स्पेशल केस की बात करें, थोड़ी मैंने फास्टली समझाई है क्योंकि प्रीवियसली हम पढ़ के आए हैं। तो अगर स्पेशल केस की बात करूं कि मैं इनफाइनाइट से यहाँ पर न लाकर, अब इनफाइनाइट से यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं हम, क्योंकि इनफाइनाइट के ऊपर हम जीरो मान के चलते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो है, और कोई भी डिस्टेंस के ऊपर वैल्यू होगी हमारी Gmem/r होगी। अगर हम किसी एक r डिस्टेंस वाले पॉइंट पे लाते, इनफाइनाइट से यहाँ ला के रखते, तो वह पॉइंट हमारा यहाँ से r डिस्टेंस पे होता, तो हम यहाँ पर r ले लेते वो वैल्यू। जैसे ये तो सरफेस के लिए मैंने डिफाइन किया, कोई भी अननोन पॉइंट इनफाइनाइट से कोई भी अननोन पॉइंट r के लिए डिफाइन करता, तो आंसर हमारा सिंपल r आता कि सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पे आ रहे हैं हम, तो वो हमारी कैलकुलेशन होती। अब अगर हम इनफाइनाइट से न आकर R1 से R2 आ रहे होते, तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती? वर्क डन हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो हमारी, इनिशियल तो हमारी जीरो थी, तो डायरेक्ट हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, तो हमने लिख दिया। अब जो हमारा वर्क डन आएगा इस डेरिवेशन से, तो उस वर्क डन की वैल्यू होगी माइनस का Gmem, R1 से R2 जा रहे हैं ना हम, R1 से R2 जा रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ। तो 1/R2 आएगा, यहाँ पर लिमिट आएगी, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 1/R, और लिमिट हमारी R1 से R2 की है, तो माइनस का Gmem 1/R2 माइनस 1/R1 आएगी। तो माइनस का Gmem, अगर ये माइनस अंदर लेकर जाएं तो ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। ये हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम अपने स्पेशल केस के लिए निकालेंगे कि ये सपोज करो अर्थ है जिसकी रेडियस RE है, हम यहाँ से h हाइट ऊपर जा रहे हैं एक P पॉइंट के ऊपर, तो बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। एक बात का ध्यान रखना कि सरफेस पे मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमा आया इसका, Gmem/RE मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारी, लेकिन यह नेगेटिव मैक्सिमम है। यानी हम मैथमेटिकली यह कहेंगे कि सरफेस पे मिनिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, मीन्स नेगेटिव घटती जाएगी। बढ़ने का मतलब नेगेटिविटी कम हो रही है, और इनफाइनाइट पे जाकर जीरो हो जाएगी, तो यह माना जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे मैक्सिमम होती है। नेगेटिव मैक्सिमम का मतलब मिनिमम होती है, मिनिमम हमारी सरफेस पे, और इनफाइनाइट पे वैल्यू जीरो है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमें गेन होती है, कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, वह हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो क्या होगा, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, RE से RE+H जा रहे हैं, RE से RE+H जा रहे हैं, तो जो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी होगा वह Gmem 1/R1 का मतलब RE हो गया, और 1/RE+H जा रहे हैं, ये चीज़ हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं।
ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका आंसर हमने पढ़ लिया। अगर इनफाइनाइट से न आकर किसी एक अननोन पॉइंट से दूसरे अननोन पॉइंट की तरफ जाते तो हमारा रिजल्ट ये होता। इसी का स्पेशल केस हम अर्थ की सरफेस से h हाइट का लगा रहे हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसे ध्यान से समझना। GMEM तो कॉमन है, अगर मैं RE कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर तो 1 बचेगा और वहाँ यहाँ पर RE डिवाइडेड बाई RE प्लस H बचेगा। ध्यान से समझो इस बात को, मैंने डिनोमिनेटर का R कॉमन लिया है, तो दूसरी टर्म में डिनोमिनेटर में R नहीं था तो न्यूमरेटर में हमने RE लगा दिया और डिनोमिनेटर से फिर RE कॉमन ले लिया। अब अगर इस टर्म से मैं RE बाहर निकालूं कि ये तो GMEM डिवाइडेड बाई RE था, 1 माइनस RE डिवाइडेड बाई, अगर RE कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस H अपॉन RE आएगा। अगर यहाँ से RE कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर H अपॉन RE बच जाएगा, तो RE से RE कैंसिल हो गया। तो वैल्यू हमारे पास बची GMEM डिवाइडेड बाई RE, 1 माइनस 1 अपॉन का मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस H अपॉन RE की पावर -1। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसमें हम एक स्पेशल कंडीशन डिफाइन करेंगे कि इफ H इज वेरी वेरी लेस देन R, उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, अगर H वेरी वेरी लेस देन R हुआ तो ये टर्म वेरी वेरी लेस देन 1 होगी, और 1 होगी तो हम पावर को डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यानी यही चीज़ हमारी घूम फिर के बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाई RE, 1 माइनस H अपॉन RE, ये बन जाएगी क्योंकि -1 आगे आ जाएगा। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा कि GMEM डिवाइडेड बाई, 1 से तो 1 कट गया, ऊपर H रह गया, नीचे RE इंटू RE कितना हो जाएगा, RE का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई। अब हम जानते हैं कि GM अपॉन R स्क्वायर क्या होता है, सरफेस के ऊपर G की वैल्यू, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जो हम शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली पढ़ते आए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू H हाइट के ऊपर mgh होता है। वो वैल्यू इस टाइप से नहीं होती, हम सरफेस पे रेफरेंस मान के चलते हैं कि इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को H हाइट पे रख दूंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, mgh के बराबर वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो पहले से ही रखी हुई थी। एक्सटर्नल वर्क डन होगा वही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा चेंज mgh के बराबर होगा। आप ये डिफाइन मत करना कि सरफेस से H हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, गलत बात है ये। आप ये डिफाइन करोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी H हाइट पर जाकर mgh के बराबर होता है। ये चीज़ हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। H हाई for H is very very less than R। अगर हमारे H की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है RE के कंपेयर में, उस केस में हम कहेंगे mgh है, क्योंकि ये केस उसी के लिए ड्राइव हुआ है यहाँ पर। अगर
एच हाइट वाली बात नहीं होती तो हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, यानी सरफेस पे कितनी होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से और वहाँ पर हमारी एनर्जी कितनी होगी, तो आर वाले फॉर्मूले से ही हम रिलेशन को ड्राइव कर लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस टाइप से निकालेंगे। तो चलिए इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब जाकर ये कहानियाँ समझ में आएंगी। यानी एच की वैल्यू आपको हाइट की वैल्यू बहुत कम दे रखी है रेडियस के कंपेयर में, तो आप डायरेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh लगा सकते हो। अगर हमें ये कह दिया जाए कि अर्थ की रेडियस तो re है और हम re/2 के ऊपर जा रहे हैं, तो बताओ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो उस चक्कर में हम क्या लगाएंगे, हमारा यही रेगुलर फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे न्यूमेरिकल बन गया कि आपको कह दिया कि फाइंड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एट h इज इक्वल टू RE/1000 एट h इज इक्वल टू RE। ये हमसे कह दिया गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ कि चेंज कितना होगा, वही तो हमारा गेन हो रहा है, अभी डिफाइन किया था, क्योंकि सरफेस से हम ऊपर जाएंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है क्योंकि नेगेटिविटी हमारी कम हो रही है। तो न्यूमेरिकल में यही स्टेटमेंट होगी कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, या फिर ये होगा कि वर्क डन बताओ कितना होगा, तो ये चीज़ें हम निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसका फर्स्ट जो पार्ट है कि h इज इक्वल टू रेडियस अपॉन 1000 दे रखा है, अप्रोक्सीमेट 6.4 किलोमीटर, यानी यह वैल्यू 5-10 किलोमीटर के अंडर ही आती है, तो ये कंडीशन हम इसमें लगा सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर जो फर्स्ट केस होगा उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट का मास g इंटू एच की वैल्यू आ जाएगी RE/1000। ये हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। अब अगर h इज इक्वल टू RE पूछ लिया तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं कि R1 इज इक्वल टू RE से R2 इज इक्वल टू 2RE पर जा रहे हैं ना, क्योंकि ये बात तो यही कहना चाहता है ना कि जैसे ये RE है, हम यहाँ से RE हाइट ऊपर जा रहे हैं, तो R1 तो हमारा हो गया RE हो गया, और R2 हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 2RE हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले में हम ये दो वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GMEM डिवाइडेड 1/R1, हमारा 1/RE आ गया, माइनस का 1/2RE आ गया, तो आ जाएगा हमारा GMEM डिवाइडेड बाय 2RE, इतना आ जाएगा। अगर इसको RE से मल्टीप्लाई करूँ, RE से डिवाइड करूँ, तो ये तो G बन जाएगा, यानी mgRE डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले में लगाते कि mgh के बराबर रख देते हैं RE, तो हमारा आंसर कितना आता, mgRE आता, बट हमारा एक्चुअल आंसर कितना होना चाहिए, mgRE/2 होना चाहिए, जस्ट हाफ होगा। ये हमें एक मोटा मोटी तौर के ऊपर नॉर्मल कंडीशन के लिए हम डायरेक्ट अपनी कैलकुलेशन के लिए ये चीज़ें यूज कर लेते हैं, तो इसीलिए ये हमारा इतना डिफरेंस आ रहा है। चलिए इसका सेकंड न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, रेक्टिलिनियर मोशन का मान सकते हो आप, कि हम अर्थ की सरफेस से जिसकी रेडियस RE है एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अर्थ की सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देके फेंकते हैं। फाइंड H मैक्स कितना होगा। अब आपको ये दे दिया जाता था कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u से फेंके तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी की वैल्यू तो 0 होगी। तो उस केस में हम थर्ड इक्वेशन से क्या सोल्व करते थे, सबसे पहले हम अपना पुराना मेथड देखते हैं कि हम जानते हैं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है, तो v की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, माइनस का u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10⁴ है ना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁸ हो जाएगी, 10⁴ का होल स्क्वायर 10⁸ हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू -10 पुट कर लो,
जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और एस हमारा एच मैक्सिमम आई आएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये 7 हो गई। तो 10⁻7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एच मैक्स आ गया, यानी 5 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू एच मैक्स की वैल्यू आई। बट ये आंसर हमारा गलत है, क्योंकि वहाँ पर जो हम रूल लगाते थे तो वहाँ पर एक छोटी सी एजम्पशन मानी जाती थी कि हम अर्थ को फ्लैट लेके चल रहे हैं या रेजिस्टेंस नहीं होता, इस टाइप की हमने कुछ एजम्पशन पढ़ी थी। और हम ये जो हाइट है ना, वेरी वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस ही लेते हैं कि हम 5, 10, 20 मीटर पर सेकंड की बात कर सकते हैं। जब किलोमीटरों में बात चली जाती है तो हमारी वैल्यू ही चेंज हो जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में हम क्या मान के चलते हैं, एक्सेलेरेशन मान के, कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। इस डेरिवेशन के ऊपर आपने लिखा था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बट आप ये बताओ कि 10 की स्पीड से फेंकेंगे तो कितना मीटर ऊपर जा रही है, यानी 5-6 हज़ार किलोमीटर ऊपर जा रही है ना, अप्रोक्सीमेट बात चल रही है हमारी रेडियस के कंपैरिजन की। तो जी हमारा तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो हम ये फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जी कांस्टेंट नहीं है। अगर हमारी एच होती, कोई 200-400 मीटर की बात होती है, 1-1.5 किलोमीटर की बात होती है एच की वैल्यू, तो हम कह सकते थे जी में ना के बराबर चेंज है, तो हम अपनी इक्वेशंस लगा सकते थे। तो अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट ये होगा कि हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो हर जगह वैलिड है। यहाँ पर हमारी एक तो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस एक काइनेटिक एनर्जी है। एच मैक्सिमम वाले पॉइंट के ऊपर काइनेटिक तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। हम ये मान लेते हैं कि स्मॉल एच हाइट ऊपर गया है, तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक तो थी हाफ एम वी का स्क्वायर, मतलब 10⁸ हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस का जी एम और इसका खुद का मास स्मॉल एम डिवाइडेड बाय यहाँ पर आर ई हो गया, जी एम एम अपॉन आर ई हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये एम ई मास ऑफ अर्थ है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, फाइनल टोटल एनर्जी। फाइनल टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी है कि जी एम ई एम डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू, यहाँ पर आर की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच हो जाएगी। अब एम तो कैंसिल हो ही जाएगा तीनों में, मास ऑफ अर्थ गिवन होगा हमें न्यूमेरिकल में, जी की वैल्यू कांस्टेंट गिवन होती है, रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन होता है, तो हमारे पास एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और इस टाइप से हम अपना आंसर सॉल्व करते हैं। तो आंसर आता है हमारा 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर आता है हाइट। आप सॉल्व करके वैल्यू पुट करके देख लेना, आपका यही आंसर आएगा। यानी जब बात हमारी कंपेरेबल 2-4 किलोमीटर की न हो, कुछ ज़्यादा ही हाई बात हो, तो उस केस के अंदर हम अपनी वो रेगुलर जो बातें हैं शॉर्ट फॉर्म है वो नहीं अप्लाई करते, एनर्जी कंजर्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट और इसका एक न्यूमेरिकल देखो, अच्छा सा न्यूमेरिकल कि दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 और m2 इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए थे, यानी इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वह अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 ही था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रही है बात। फिर इनके बीच हमने थोड़ा सा इनको नज़दीक कर दिया इनिशियली एज्यूम करके, फिर इनके बीच अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो गया दोनों साइड, तो दोनों अपनी तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, इनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो एक्सेलेरेशन होगा तो चेंज इन वेलोसिटी, जीरो से वेलोसिटी में भी तो चेंज आएगा ना। तो हमें ये बताना है जब वो दोनों पार्टिकल m1 और m2 पोजीशन पे आ जाए, अगर इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d हो, तो इन दोनों की वेलोसिटी, सपोज इसकी वेलोसिटी v1 थी और इसकी वेलोसिटी v2 थी, तो फाइंड v1 एंड v2। यह आपके लिए होमवर्क है। हिंट मैं दे देता हूं आपको, हिंट है नंबर 1 एनर्जी कंजर्वेशन,
नंबर 2 मोमेंटम कंजर्वेशन।